डॉक्टर वासुदेव दास सीआईपी के नए डायरेक्टर बने हैं। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया है। सीआईपी यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट, हिंदी में कहा जाए तो केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान। सीआईपी देश का सबसे बड़ा मनोचिकित्सक संस्थान केंद्रीय सरकार का माना जाता है। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो देश का सबसे बड़ा पागलखाना रांची के बारे में जो आप सुनते आए हैं वो सीआईपी है, और उसी के डायरेक्टर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। नमस्कार। बधाई इसलिए भी क्योंकि पता चला कि आप यहीं से पढ़े और फिर यहीं के अभी डायरेक्टर बनकर फिर सेवा करने का मौका। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है किसी के लिए, जे जहाँ से आप पढ़ाई किए हो, अगर वहीं का चार्ज आपको संभालना पड़े तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप इन एंड आउट्स उसके बारे में जानते हो, क्या है नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है। तो यू कैन डू इट, मतलब जो आप चाहते हो करना वो आप कर सकते हो। आप यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो क्या लगता है कि क्या कुछ अभी काम करने की ज़रूरत है और आपकी प्राथमिकताएं क्या? हाँ, बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। अभी हमारा जो मेजर प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं वो है मैन पावर का कमी। क्योंकि काफ़ी समय से काफ़ी लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो ग्रुप सी डी, पहले डी था अब तो डी नहीं रहा है, सब ग्रुप सी हो गया है। जैसे कि वार्ड अटेंडेंट हुआ, सफाई वाला हुआ, मज़दूर हुआ, इस कैटेगरी के जो लोग जो गवर्नमेंट ने जिसको एमटीएस का नाम से, मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से डेजिग्नेट किया है, रीडेजिग्नेट किया है, तो उनमें काफ़ी हद तक वैकेंसी है, हमारे मोर देन 100। तो उसके एडवर्टाइजमेंट हो चुका था 2018 में, और समहाउ इतने एप्लीकेशंस आ गए थे, लगभग 20,000 एप्लीकेशन आ गए थे, और हमारे पास वैसा प्रावधान नहीं था कि उतना एप्लीकेशंस को हम लोग प्रोसेस कर पाएँ। तो हम लोग कोई एजेंसी को हायर करना चाह रहे थे। उसका भी प्रक्रिया हम लोग किए थे, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और कैंडिडेट को सिलेक्ट करके हमको देगा। लेकिन बीच में कुछ ऐसा धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ, कुछ डिमांड ऐसा हुआ जे खाली स्थानीय लोगों को ही लेना है, तो बाहरी लोगों को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय संस्थान है, तो ऐसा तो संभव नहीं है जो आप खाली स्थानीय लोगों को ही लेंगे। तो इसको लेके मंत्रालय में लिखा भी गया था जो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मंत्रालय ने सीधा जवाब नहीं देके घुमा फिरा के जवाब दिया है, और मतलब है ही है जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रक्रिया उसमें रुक गया है अभी। जैसे कि कुछ जगह में एमटीएस का बहाली एसएससी के द्वारा हो रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहा है। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो वो अगर इस स्टेज में बंद करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो अप्लाई किए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं वो शायद डिप्राइव्ड होंगे। तो ये एक इशू है, ये अल्टीमेटली निर्णय मंत्रालय को लेना है। तो लेकिन हम तो चाहेंगे जितना जल्दी इसका निर्णय मंत्रालय ले लें और हम लोगों को निर्देश दे दें, जो हम लोग जो प्रक्रिया चालू कर चुके हैं उसी को हम लोग कर सकते हैं कि उसको बंद करके एसएससी में जा सकते हैं। तो ये एक प्राइमरी प्रायोरिटी है जिसको, क्योंकि आप देख रहे हैं जो इतना सारे मरीज़ हैं और नंबर ऑफ़ अटेंडेंट्स और सफाई कर्मचारी इतना कम है, तो नेचुरली क्वालिटी ऑफ केयर आपका सफ़र करेगा, पेशेंट केयर सर्विसेज सफ़र करेगा। तो उसके लिए ये तो सबसे पहले ज़रूरी है इसको पूरा करना। दूसरा ये प्रायोरिटी है कि और ख़ास तौर पे उसमें जब कोई मैरिज को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है तो उसको हम लोगों को रिम्स में भेजना पड़ता है। तो रिम्स में भेजना पड़ता है तो उसके साथ अटेंडेंट को भी भेजना पड़ता है। तो ऑलरेडी हमारा इतना शॉर्टेज क्राइसिस है, तो वो अफोर्ड कर पाना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये रहा। दूसरा बात ये रहा, ये एक दुर्भाग्य की बात है जो संस्थान 100 साल पार कर चुका है,
लेकिन इसका कोई स्थायी ओपीडी बिल्डिंग अभी तक नहीं रहा। तो इसके लिए भी प्रपोजल मंत्रालय में भेजा हुआ है और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। एक नया मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बिल्डिंग आने का है 500 बेडेड, और उसमें बेसमेंट में पार्किंग रहेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर में कैंटीन और ओपीडी सर्विसेज रहेगा, फिर अदर फ्लोर्स में वार्ड रहेगा और ऑपरेशन थिएटर रहेगा। और इस संस्थान को रीडेवलप करने का प्रपोजल है। रीडेवलप निमांस बेंगलोर के लाइंस पे करना है। तो उसमें न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी ये दो विभाग भी इसमें आना है, जोड़ना है। तो जनरली जैसे कि जानते हैं न्यूरोसर्जरी में आपको ऑपरेशन थिएटर का ज़रूरत है, तो वो सारे चीज़ उस प्रपोजल में है। तो होपफुली जल्दी मंत्रालय से इसका ये मतलब अप्रूवल हम लोगों को मिल जाएगा और हम लोग काम शुरू कर पाएंगे इसका। ये दूसरा प्राथमिकता हुआ। तीसरा हुआ, जैसे ये आप बता ही चुके हैं, ये देश का, ये विश्व भर का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और इसमें जो कोर्सेस हम लोग चलाते हैं पढ़ाई के लिए, उसमें भी बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है और भी नया नया कोर्सेस जोड़ने का ज़रूरत है। और जो भी कोर्सेस चला रहे हैं उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ाने का ज़रूरत है, क्योंकि इतना आप जैसे देख रहे हैं, आप अगर डाटा देखेंगे लास्ट 10 साल में मरीज का ये डबल हो चुका है। तो नेचुरली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत है उसको कैटर करने के लिए। तो अगर हम प्रीमियर इंस्टीट्यूट होके हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, और कहाँ से आएगा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो इसका ज़रूरत है। और चौथा जो है जे शोध या रिसर्च, इसको भी बढ़ाना है और इसको मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड में ले जाना है। और जो भी शोध या रिसर्च हम लोग करेंगे वो रेपुटेड नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो, और तो सारे विश्व जाने जे हम पीछे नहीं हैं, हम बराबर के हैं कि आगे हैं। तो ये सब प्रायोरिटीज़ है। अच्छा, अभी तो कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ज़्यादातर लोग कोरोना बीमारी के बारे में ही ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन 100 से अधिक साल हो गए सीआईपी के, और झारखंड नहीं देश का सबसे बड़ा इतना संस्थान है। सीआईपी के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा कि ये कितने मरीजों की संख्या, कैपेसिटी कितनी है, कितने इसमें ऑफिशियली सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है, बेड स्ट्रेंथ जो है वो 643 है। और लेकिन वो पुराना डेटा है। उसके बाद हमारे यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र है, डी एडिक्शन सेंटर, वो जुड़ा है और उसमें 60 बेडेड फैसिलिटी है। तो मान के चल सकते हैं अगर आप ये जोड़ेंगे तो 700 प्लस कैपेसिटी हो जाएगा, बेड स्ट्रेंथ हो जाएगा। मरीज को भर्ती करने का क्या कुछ प्रोसेस? मरीज को भर्ती करने का प्रोसेस ये है कि पहले यहाँ आना पड़ता है मरीज को लेके, और मरीज का कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड का कॉपी वगैरह का ज़रूरत पड़ता है, और एक फॉर्म है और होता है वो भर के जमा करना पड़ता है, तब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का एक नंबर मिल जाता है जिसको हम लोग केस रिकॉर्ड फाइल नंबर बोलते हैं, और एक यूनिवर्सल हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मिल जाता है, UHID नंबर भी मिल जाता है। उसके बाद कोई जूनियर डॉक्टर जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं डिफरेंट कोर्सेस में, चाहे वो डॉक्टर हो या साइकोलॉजी या सोशल वर्क का स्टूडेंट हो, वो उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, वर्कअप करते हैं। उसके बाद कोई सीनियर डॉक्टर से वो डिस्कस करते हैं, उस केस को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सीनियर रेसिडेंट हुआ, फैकल्टी हुआ, कंसल्टेंट हुआ। तो डिस्कशन करने के बाद जिसमें जैसा रिक्वायरमेंट होता है, किसी को आउट पेशेंट बेसिस में ट्रीटमेंट मतलब प्रिस्क्राइब करके छोड़ दिया जाता है, और जिसको इन पेशेंट में भर्ती करने का ज़रूरत होता है उनमें फिर कुछ फॉर्म्स वगैरह भरना पड़ता है एडमिशन का, और कुछ चार्जेज होता है। जैसे हमारे यहाँ 3 क्लास का बेड होता है, एक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का चार्जेज रहता है 40 रुपीज़ पर डे, सेकंड क्लास का 30 रुपीज़ पर डे, और थर्ड क्लास का 10 रुपीज़ पर डे। पैसे में रहना, खाना और दवा, एवरीथिंग उसी में सब कुछ मिलता है, मतलब कुछ एडिशनल पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है।
तो वो पे करने के बाद पेशेंट एडमिट हो जाते हैं अंदर में, और गार्जियन का रहने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा है जहाँ पेशेंट अकेले रह नहीं सकता है, या गार्जियन को साथ में रहने का ज़रूरत है, या पेशेंट का कंडीशन इस तरह का है जहाँ दवा के अलावा भी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, जो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी बोलते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ कुछ कॉटेजेस है जो बाहर में है। कॉटेजेस में पेशेंट्स अपने घर वाले के साथ रहते हैं और उनका इलाज होता है, थेरेपी वगैरह चलता है। इसका सुविधा भी है। और ख़ास तौर पे अभी कोरोना में हम लोग ऐसा किए हैं, हम लोग का एक बाहर में वार्ड है जो रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है, RHC वार्ड बोला जाता है। तो उसमें कुछ लॉन्ग स्टे पेशेंट्स रहा करते थे। मतलब कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनको मतलब घर वाले यहाँ छोड़ के चले गए थे, उनको ठीक होने के बाद भी उनको छुट्टी नहीं कराए थे, डिस्चार्ज नहीं कराए थे। तो वैसा पेशेंट्स को हम लोग अंदर एक वार्ड में शिफ्ट किए और उस वार्ड को एक ट्रायल सेंटर के रूप में हम लोग डेवलप किए। तो वहाँ अभी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट जो आता है डिफरेंट एरिया से ट्रैवल करके आता है, हम लोगों को पता नहीं रहता है जो उसमें कोरोना का संक्रमण है कि नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग 1 वीक गार्जियन के साथ उस वार्ड में पेशेंट को रखते हैं और उसमें ऑब्जर्व करते हैं कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहा है कि नहीं, और प्लस उसका टेस्टिंग भी करते हैं। तो टेस्टिंग नेगेटिव आने पर पेशेंट फिर अंदर एडमिट हो जाता है और गार्जियन घर चला जाता है। तो यही मोटा मोटी हम लोग का प्रोसेस है। इस तरह से सर टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, हर समय हम किसी न किसी स्क्रीन के सामने समय बिता रहे हैं, मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो क्या मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी? डेफिनेटली बढ़ा है मरीजों की संख्या ने, क्योंकि स्क्रीन एक्सपोजर टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अब इस पे भी बहुत सारे शोध या रिसर्च हो रहा है जे कितना स्क्रीन एक्सपोजर टाइम होना चाहिए इन 24 आवर्स, उससे कितने से ज़्यादा होने से वो हानिकारक हो सकता है। तो डिफरेंट रिसर्च में डिफरेंट फिगर आ रहा है। तो आमतौर पे देखा जा रहा है जे दिन भर में 4 घंटे से ज़्यादा एक्सपोजर ठीक नहीं है, और ख़ास तौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा। आज के जैसे ये पूरे साल उनको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में जुड़ा रहना पड़ा, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ऑनलाइन क्लास तो खैर लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, मे बी 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जो भी है, या 4 क्लास तक। और बाकी समय जो वो स्टूडेंट मोबाइल पकड़ के रह रहा है या लैपटॉप पकड़ के रह रहा है, वो बाकी समय क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पेरेंटल सुपरविज़न अगर रहे तो, और उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया जाए, मतलब थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी हुआ, किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी हुआ, या कुछ और इंटरेस्ट को परसू करे, जैसे ड्राइंग हुआ, पेंटिंग हुआ, जिसको जिस तरह का इंटरेस्ट है, ये इवन कुकिंग में इंटरेस्ट ले या कुछ करे, रादर देन कि हमेशा स्क्रीन में ग्लूड होके रहे। तो ये सब करके हम लोग ये इसका जो दुष्प्रभाव है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। संख्या बढ़ रही है? डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दैट। अभी जब आप फिर से कुर्सी पर बैठे हैं तो जो प्राथमिकताएं आपने गिनाई वो सब तो कीजिएगा, लेकिन अभी कोरोना के बाद जिस तरह से माना जा रहा है कि मरीजों की संख्या में हो सकता है कि बढ़ोतरी हो, उन सब चीज़ों से निपटने के लिए भी तैयारी हाँ, कहा जा रहा है ऐसा जे प्रोबेबली अगला पैंडेमिक विल बी द पैंडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस। तो तैयारी, वो जो प्राथमिकता है उसी में ही तैयारी है, जे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना, नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी लाना। तो ये सब उसी का ही प्रिपरेशन है, जे एक्सपेक्टिंग आने वाले दिनों में और मरीज की संख्या बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से हम लोगों को तैयार रहना होगा, जो हम लोग सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर पाएँ। CIP के बारे में या फिर इनपास के बारे में यही कहा जाता है कि ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, फिर परिवार वाले उनको नहीं ले जाते। अभी भी क्या वही? ये पहले हुआ करता था, आज के दिन में काफ़ी हद तक कम हो गया है, नहीं के बराबर,
क्योंकि हम लोग ओपीडी आउट पेशेंट लेवल पे ही हम लोग स्क्रीन कर लेते हैं, और कहीं पर हम लोग को शक होता है जे प्रोबेबली ये मरीज़ डंप हो सकता है यहाँ, मतलब घर वाले इनको छोड़ के जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसा केसेस में हम लोग एडमिशन यूजुअली अवॉइड करते हैं। और एक तरीका हम लोग का रहता है, जहाँ हम लोग को लगता है जो पेशेंट रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो, और ख़ास तौर पे अगर मेल पेशेंट हो तो हम लोग ज़्यादा नहीं डरते हैं, क्योंकि जब एडमिशन करते हैं एक हम लोग एक कॉशन मनी के रूप में एक पैसा रखते हैं। कॉशन मनी का मतलब ये हुआ जो उसका ट्रैवल कॉस्ट, मतलब उसको घर जाने के लिए कितना खर्चा पड़ सकता है, चाहे वो 200, 300, 400, 500 जैसा जिसका है, तो वो एडिशनली हम लोग एडमिशन के टाइम में जमा रख लेते हैं। तो गार्जियन से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, गार्जियन अगर नहीं आते हैं और पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो हम लोग पेशेंट को, जिसको अगर बस रूट से जाना है या ट्रेन से जाना है, तो उसका बस का टिकट कटा के या ट्रेन का टिकट कटा के उसको बस में बैठा देते हैं या ट्रेन में बैठा देते हैं। और वो भी साथ में जो बगल वाले रहते हैं या बस में जैसे कंडक्टर वगैरह रहते हैं, तो उनको भी बोल दिया जाता है जैसे ही जगह पे इनको उतार दीजिएगा। और एट द सेम टाइम गार्जियन को भी कम्युनिकेट कर देते हैं जे हम लोग मरीज़ को ऐसे भेज रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग काफ़ी मरीज़ को, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोन डिस्चार्ज, मतलब घर वाले नहीं आया, मरीज़ को अकेले ही छोड़ो, छुट्टी कराएगा। सीआईपी का अब तक का एक्यूरेसी रेट, मतलब जो मरीज ठीक होकर लौट रहे हैं, वो कितना रहा? हम तो बोलेंगे 100%, मतलब लगभग सभी लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम है जो क्रॉनिक रह जाते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि कुछ समय के बाद लोग ट्रीटमेंट छोड़ देता है, तो ट्रीटमेंट छोड़ने की वजह से फिर रिलैप्स हो जाता है और फिर उनको लाना पड़ता है कि फिर एडमिशन करना पड़ता है। तो यही मेजर प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पर सीआईपी में सिर्फ दवा से इलाज होता है, या बाहर जिस तरह से बात आती है कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है? और इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में थोड़ा सा हम बोलेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों के मन में, जे ये हानिकारक है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है और काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। कुछ कंडीशन में ये एकदम लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, मतलब जो पेशेंट एकदम एक्टिवली सुइसाइडल है, जिसको जीने का इच्छा नहीं है, वो एकदम मरना ही चाह रहा है, उसमें आप कुछ भी दवा देंगे, दवा असर करने में 10-15 दिन तो मिनिमम लगेगा और तब तक में वो सुसाइड कर लेगा। तो लेकिन इसको अगर आप देंगे तो इमीडिएटली उसको आप सुसाइडल थॉट्स उसका दिमाग से चला जाएगा और ये प्रिवेंट किया जा सकता है। जो मरीज़ खाना पीना त्याग दिया है, छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं ले रहा है, तो ऐसे ही फिर उसको आपको सलाइन वगैरह दे के चलाना, कितना दिन चलाइएगा। तो ऐसा पेशेंट में भी देखे हैं जो इसको दिया जाता है तो लोग खाना पीना चालू कर देते हैं। तो काफ़ी समय में ये एकदम लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और इसका जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है वो टेम्पोररी होता है, लॉन्ग टर्म में कोई साइड 4-5% केस में हाँ बहुत कम हो गया है। पहले जब मेडिसिन ज़्यादा नहीं हुआ करता था तब ज़्यादा लोगों को ये दिया जाता था। आज के दिन में बहुत सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस अवेलेबल हो चुका है, इसलिए इसका ज़रूरत बहुत ही कम हो गया है। बहुत कम पेशेंट्स कि सुसाइडल अटेम्प्ट वाले जो मरीज होते हैं उनके लिए अलग से सेल भी रखा गया? सेल तो है, लेकिन सेल का यूज़ आमतौर पे आजकल हम लोग और नहीं करते हैं, क्योंकि वैसा पेशेंट है जो एक्टिवली सुसाइडल है या जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, एग्रेसिव है, जो किसी को भी मारपीट कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, तो ऐसा पेशेंट्स को हम लोग थोड़े देर के लिए रेस्ट्रेन करते हैं। मतलब बेड में उसको हाथ पैर को उसका बैंड रहता है, तो बैंड से हम लोग उसको बांध देते हैं कुछ समय के लिए, और ये बोल के ही बांधा जाता है जो आपका इस बिहेवियर के चलते हम लोगों को ये करना पड़ रहा है, अगर ये बिहेवियर में आप सुधार लाओगे तो आपको ये नहीं किया जाएगा। तो फिर बीच बीच में रिलीज करके देखा जाता है जो सुधार आया कि नहीं, तो ऐसा करते हैं आजकल। और वो सेल में बंद कर देना वैसा वाला नहीं किया जाता है। ये थे डॉक्टर वासुदेव दास, जिन्होंने बताया कि सीआईपी में कैसे इलाज होता है और साथ ही इन्होंने गिनाया कि इनकी प्राथमिकताएं क्या है।
अपने सहयोगी संजय रंजन के साथ सनी सारद, द फॉल ऑफ रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in